आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट जसकरण सिंह, और मैं एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं द जसकरण सिंह शो में। आज का हमारा एपिसोड बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कानून की। क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट लवलीन जोशी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? लवलीन जी, पहले आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। आप बिल्कुल। कंफर्टेबल हो? हाँ जी, ज़रूर, थैंक यू। तो शुरू करते हैं लवलीन जी। हाँ जी, ज़रूर करें। तो आप पहले ये बताइए कि आपने एडवोकेट बनने का सबसे पहले सोचा कब? ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया मेरे लिए बिकॉज़ मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी वकालत में जाऊँगी या कभी मैं प्रैक्टिस करूँगी। ये मेरे फादर का ड्रीम था एक्चुअली बिकॉज़ 10th तक मेरे सोशल स्टडीज़ में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे एंड ये होता है, ये एक बहुत पुरानी आप कह लो मिथ है कि जिसको बहस करनी आती है वो लॉ करे। तो दैट वाज समथिंग माय फादर थॉट कि ये बहस कर लेती है तो केस को लॉ में भेजा जाए। तो ये मेरे फादर का ड्रीम था एक्चुअली। तो मैंने अपने ड्रीम्स को साइड पे रखकर अपने फादर के ड्रीम को पूरा करने का सोचा। उन्होंने बोला कि BA LLB करनी है तो हमने करी, और जिस कॉलेज से ही सेड के करनी है तो वहीं से हमने करी, और उन्होंने LLM भी उन्होंने बोला कि दैट UK से करनी है, तो उनका वो भी सपना पूरा किया। तो इन अदर वर्ड्स के ये उन्हीं का ही सपना था जो अब तक मैं पूरा कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। लवलीन जी, आप ये दर्शकों को बता सकती हैं कि आप क्या करना चाहते थे? मेरा एक्चुअली में जैसे कि मैं फुटबॉल प्लेयर थी, नेशनल फुटबॉल प्लेयर। मैंने 12th तक फुटबॉल खेली है। मैंने स्टेट लेवल तक भी मैं गई हूँ, नेशनल लेवल तक भी था मेरा, था कि अगर इसी चीज़ में मैं रहूँगी आगे तो कि स्पोर्ट्स में भी मैं जा सकती थी। मेरा वही सपना था कि फुटबॉल में जाना, बट जैसे कि आपको पता है कि ज़्यादातर फैमिलीज़ स्पोर्ट्स को इतना नहीं सपोर्ट करते हैं। और एक बार ये ऐसा भी हुआ कि इन 10th क्लास मेरा टूर्नामेंट था और उसी समय मेरे एग्ज़ाम्स थे। तो एक एग्ज़ाम में मैं फ़ेल होने के कगार पर थी, बट पास हो गई थी मैं, बट फ़ेल होने के कगार पर थी। तो दैट टाइम माय फादर सेड कि या तो फुटबॉल चूज़ कर लो या फिर स्टडीज़ चूज़ कर लो, और बस उस पॉइंट पे मैंने स्टडीज़ को चूज़ किया। और फुटबॉल से मैंने फिर धीरे-धीरे जो है वो नाता तोड़ दिया एक तरीके से, और फिर जो उन्होंने बोला वहीं पर ही हम चले। तो मतलब मेरा ये सपना था कि मैं फुटबॉल में ही रहती। कुछ ना कुछ तो बन ही जाते, बिकॉज़ अगर आप एक चीज़ को लगातार, बिकॉज़ मैंने आप कह लीजिए 10 साल मैंने फुटबॉल खेली है। तो 10 साल का वो मेरा जो था, ऑब्वियसली आगे जाके भी अच्छा मैंने कर लेना था, बट चलो कोई बात नहीं, नहीं था किस्मत में, नहीं हो पाया। जी। लवलीन जी, आप जिंदगी से खुश हैं अभी फिर? जी, मैं बिल्कुल खुश हूँ। मैंने अब जैसे 10वीं में आपको बता दिया जाए कि आपने वकालत ही करनी है, तो आप उसी तरीके से अपने दिमाग को कर लेते हैं। आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि यही चीज़ करनी है। तो फिर मैंने धीरे-धीरे इंटरेस्ट अपना बनाया। तो इंटरेस्ट बनाया जब मैंने कॉलेज में एडमिशन ली, तो उस समय भी मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब भी फुटबॉल फुटबॉल एक ऐसी चीज़ थी कि उसमें आपको बोलना नहीं पड़ता, आप अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देते हैं। तो जब भी मेडल मिलना, स्टेज पे जाना, मुझसे थैंक यू नहीं बोला जाता था। मतलब मैं उस तरीके की इंट्रोवर्ट थी। लेकिन जब मैंने एडमिशन ली, मेरी एडमिशन हुई कॉलेज में, तो फर्स्ट टाइम मैं क्विज़ कंपटीशन में मैंने पार्ट लिया। एग्ज़ाम हुआ हमारे कॉलेज में कि कौन क्विज़ कंपटीशन की टीम में होगा, तो उसमें मैंने सबसे हाईएस्ट स्कोर किया था। तो उस समय भी मैं ज़्यादा नहीं बोल पाती थी। ऐसे होता था कि जो मेरी दूसरी टीम मेंबर है, मैं उसको बता देती थी कि ये जवाब है, फिर वो आगे जवाब देती थी। तो तब भी मुझे लगा कि नहीं, अगर अब मैंने लॉ चूज़ कर ही ली है, तो थोड़ा अपने आप को, मुझे अपने जो कंफर्ट ज़ोन है उससे मुझे बाहर आना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आई कैन नॉट सर्वाइव। तो उसके बाद जब वो क्विज़ कॉम्पिटिशन हुआ, फर्स्ट प्राइज़ आया हमारा। हम यूथ फेस्टिवल में गए, यूथ फेस्टिवल में फर्स्ट प्राइज़ आया, फिर उसके बाद स्टेट लेवल यूथ फेस्ट में गए। तो चलो वो चीज़ उससे मुझे कॉन्फिडेंस आया, बट बोल मैं तब भी नहीं पाती थी। तो आफ्टर दैट मेरे टीचर थे,
कॉलेज में, तो उन्होंने मुझे एडवाइस दी कि आप डिबेट कंपटीशन जो है उसमें आप पार्ट लीजिए। तो मैंने फर्स्ट टाइम डिबेट कंपटीशन में पार्ट लिया और ऐसा हुआ कि उसमें मुझे 2 मिनट बोलना था अपने टॉपिक पे। तो मैं वो बोली, 2 मिनट बोली, लेकिन जैसे ही मैं स्टेज से उतरी मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं बाहर गई, मैंने अपना मुंह धोया, मेरे हाथ पे पूरा एकदम से पसीना चीज़ थी वो। तो उससे मुझे चलो उसके बाद धीरे धीरे मुझे कॉन्फिडेंस आया। मैंने फिर डिबेट कॉम्पिटिशन्स हो गए, आप कह लीजिए कॉन्फ्रेंसेस हो गई इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे, तो उससे मेरा बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ। मैंने बोलना शुरू किया और आज भी देखिए अब आपके सामने मैं बैठी हूँ एंड आई एम टॉकिंग। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि चाहे ये मेरा सपना नहीं था, चाहे ये मेरी फैमिली का, मेरे फादर का सपना था, बट इस अगर लॉ फील्ड में नहीं आती तो शायद आज भी मैं इंट्रोवर्ट रह जाती, या अपने थॉट्स को मैं नहीं बता पाती, या क्या मैं फील करती हूँ वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती, जो अब मैं अच्छे से कर लेती हूँ। और एक चीज़ मैंने ज़रूर देखी है कि जो लॉयर्स हैं, जो एडवोकेट्स हैं, वो जो नॉर्मल सोसाइटी के लोग हैं उनसे काफ़ी अलग है। उनकी मेंटेलिटी काफ़ी अलग है। आप उनके साथ बैठेंगे, आप उनके साथ बातें करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है और आपको एक अलग ही तरीके का कॉन्फिडेंस मिलता है। इवन राइट नाउ चाहे मैं इतना अपनी अपनी एज के लोगों से मेरी इतनी नहीं बनती है, क्योंकि मेरे ही शुरू से ही ये हुआ है कि मैं 50 प्लस एज के लोगों के साथ उठी हूँ, बैठी हूँ। अभी जैसे हम सुप्रीम कोर्ट में गए, वहाँ पे मैं 60 प्लस एज मतलब सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट्स के साथ मैंने बात करी है। सो आपको एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस मिलता है। एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू माय पेरेंट्स कि उन्होंने मेरे लिए ये करियर चूज़ किया और काफ़ी हद तक मेरी पर्सनैलिटी में चेंजेस आए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने ये फील्ड चूज़ करी। That's अच्छा लवलीन जी, एक बात बताइए, जी। लॉयर कितनी तरह के होते हैं? पहली बात तो ये जो लोगों में मिसकंसेप्शन है कि लॉयर ही एडवोकेट है, एडवोकेट ही लॉयर है, ऐसा नहीं होता। एडवोकेट वो होते हैं जिनके पास लाइसेंस टू प्रैक्टिस है, जो कोर्ट में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिन्होंने अभी आप कह लीजिए कि अभी वो पढ़ रहे हैं तो वो लॉ स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ जनरेशन्स को कि अभी वो पढ़ रहे हैं बट स्टिल उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल या लिंक्डइन प्रोफाइल पे एडवोकेट लिखा होता है। ऐसा नहीं होता, दे आर जस्ट लॉ स्टूडेंट्स। ठीक है, जिन्होंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर ली है लेकिन वो अभी आप कह लीजिए कि नहीं जा रहे हैं, दे डोंट हैव द लाइसेंस टू प्रैक्टिस, तो वो अभी लॉ ग्रेजुएट्स हैं। और जो लॉयर्स होते हैं वो होते हैं जो एक कंपनी में काम करते हैं बट दे डू नॉट प्रेजेंट द केसेस इन द कोर्ट्स। जो लिटिगेशन में नहीं है वो एडवोकेट्स नहीं हैं, उनको आप लॉयर्स कह सकते हैं। लेकिन जो कोर्ट में आपके पर्टिकुलर एक क्लाइंट के केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको आप एडवोकेट्स कहते हैं। तो ये एक बहुत भी डिफरेंस है। तो मैं अपना क्वेश्चन रिफ्रेम करता हूँ, जी। एडवोकेट्स कितनी टाइप्स के होते हैं? अगर आप ये sarcastic वे में पूछ रहे हैं तो नहीं नहीं, सार्कास्टिक वे में मैं क्यों पूछूंगा, जैसे मेरे को आइडिया नहीं ना, जैसे क्रिमिनल लॉयर, डिवोर्स लॉयर, अच्छा अच्छा ऐसे पूछ रहा हूँ मैं तो। ठीक। तो वो अपने काफ़ी आजकल तो वैसे ये है कि हर एक एडवोकेट हर तरीके की प्रैक्टिस करता है। पहले था कि स्पेशलाइजेशन होती थी बट आजकल हर एडवोकेट हर तरीके के केसेस लेता है। तो लेकिन अगर आप कैटेगरीज पूछ रहे हैं तो वो है कि क्रिमिनल एडवोकेट्स हो गए जो सिर्फ क्रिमिनल लॉयर्स हैं, डिफेंस लॉयर्स वी कैन से। और जो सिविल एडवोकेट्स हैं जो आपके प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं जिसमें कॉम्पेंसेशंस होती हैं एंड नॉट द पनिशमेंट, तो उस तरीके के जो केसेस होते हैं उनके सिविल एडवोकेट्स होते हैं। डिवोर्स एडवोकेट्स हो गए, डिवोर्स लॉयर्स आप जैसे लेमैन की लैंग्वेज में बोलते हैं, तो वो काइंड ऑफ मैट्रिमोनियल चीज़ें देखते हैं, जैसे कि डिवोर्स हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस केसेस हो गए, ठीक है, या आपके मेंटेनेंस के हो गए या चाइल्ड कस्टडी के हो गए। तो ये सब आपके एक काइंड ऑफ डिवोर्स एडवोकेट्स ही आपके ये देखते हैं। लवलीन जी, मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, आपको एक सिचुएशन देने वाला हूँ मैं। जी। आप इमेजिन कीजिए आपके पास कोई बंदा आया है, जी। मतलब उसका क्रिमिनल केस चल रहा है, जी। उसने आपको बता दिया कि वो है क्रिमिनल, मतलब जी। मर्डर केस है कोई भी, तो उसने जी। मर्डर किया है, तो आप
केस लड़ेंगे उसका फिर? जी बिल्कुल लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। तो मतलब आप उसको इनोसेंट घोषित करवाने में आप उसकी मदद करेंगे? जी बिल्कुल। तो ये मॉरली गलत नहीं है? देखिए, जब तक कोर्ट उसको सज़ा नहीं देती, वो इनोसेंट ही है। एंड बीइंग एन एडवोकेट, आई कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। मेरे पास एक मर्डरर भी आएगा, मेरे पास एक इनोसेंट पर्सन भी आएगा, बट इन माई आइज ऑल आर सेम। बिकॉज एक एडवोकेट जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। जब हम ओथ लेते हैं, हमें ये चीज़ सिखाई जाती है कि अगर आपके पास कोई भी आता है तो आपको उसको मना नहीं करना है, ठीक है। उसने की होगी वो चीज़, बट आई कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन दैट बेस। ये चीज़ तो सबको मालूम है दैट अ पर्सन इज इनोसेंट अंटिल प्रूव गिल्टी। तो ये चीज़ जो है ये हमारे जो प्रोफेशन में है, ये चीज़ प्रॉपर हमें सिखाई जाती है कि अगर आपके पास कोई भी आए, आपको उसका केस लड़ना ही है। आई कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। नहीं, वो तो मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्रिमिनल ने खुद आपके सामने एक्सेप्ट कर लिया है जी कि उसने क्राइम किया है। जी। दैट इज नॉट मी हु हैज टू डिसाइड। ये जज की पावर है, मतलब मेरी आप तो पावर लड़ोगे ही नहीं है। केस? जी बिल्कुल। ओके। आपका कोई इमोशनल मोमेंट बता सकते हैं जो कोर्ट रूम में हुआ हो कभी? जी अभी रिसेंटली हुआ है, 3 दिन पहले। अ, हमारे जैसे मैं अपना भी लीगल प्रैक्टिस कर रही हूँ, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रही हूँ, बट मैं एक सीनियर के साथ भी एसोसिएट हूँ। तो हमारा एक केस था जो काफ़ी सालों से, डिवोर्स केस आप कह लीजिए, चल रहा था। तो काफ़ी टाइम से चल रहा था, आप कह लीजिए कि मतलब 5 साल से आप लगा के चलिए। तो वो 3 दिन पहले एक कॉम्प्रोमाइज़ किया गया कि जो हस्बैंड है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट की एलिमनी जो है उसको देगा। उससे पहले वो केस मीडिएशन में भी गया था, दो बार वो केस मीडिएशन में गया है। और जो हमारी क्लाइंट थी, फीमेल क्लाइंट, तो उन्होंने काफ़ी कोशिश करी कि डिवोर्स ना हो। इवन इन मीडिएशन शी सेड कि अगर वो चाहता है कि हम एक साथ रह लें, तो शी एग्रीड टू दैट कि मैं रह लूँगी। इवन दो उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी हुआ था, मेंटली शी वॉज वेरी मच हरास्ड बाय हर इन लॉज, लेकिन फिर भी शी वॉज लाइक कि नहीं मैं रह लूँगी, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं रह लूँगी। बट जो अदर पार्टी थी, ही वॉज लाइक कि मैं नहीं रखना चाहता इसे। 2 बच्चे थे, 2 बच्चे भी जो है हमारी क्लाइंट के साथ थे। तो चलो 3 दिन पहले सब हो गया, उनका कॉम्प्रोमाइज़ जज ने करवा दिया। आप फीमेल को रिप्रेजेंट कर रही थी? जी जी। ओके ओके। तो जज ने कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया, एक पर्टिकुलर अमाउंट पे जो है उन्होंने आके ख़त्म करी बात। और जो उसके बाद ये होता है कि आपको अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवानी होती है इन द कोर्ट। तो जो अदर पार्टी थी, मेल पार्टी, उसने बड़े आराम से कि भाई मैं तो जो है, अगर मैंने कोई भी केस इनके खिलाफ किया है मैं वो वापस ले लूँगा, मैं दे दूँगा पैसे, और बच्चे जो हैं वो इसके पास ही रहेंगे, यानी कि मेरी क्लाइंट के पास रहेंगे। तो चलो हमने भी अपनी पार्टी, जो मेरी फीमेल पार्टी थी, उनकी भी हमने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा ली। लेकिन अब जब वो साइन करने की बारी आई, तो जो वो लड़का था उसने बड़े आराम से साइन करके उसने अपने वकील को जो है वो कागज़ पकड़ा दिए। लेकिन जब मेरी फीमेल पार्टी की टर्न आई, तो वो उसने जिस तरीके से पेन पकड़ा हुआ था, वो साइन नहीं करना चाहती थी। वो उस टाइम पे एकदम से आप कह लीजिए उसकी जैसे दुनिया ख़त्म हो गई हो। उसने जिस तरीके से कागज़ को पकड़ा हुआ था और जिस तरीके से उसने पेन को पकड़ा था, वो ऐसे सोच रही थी कि मैं करूँ साइन कि मैं ना करूँ। और उस मोमेंट पे आसपास के लोग जो अपने आप को बहुत प्रैक्टिकल समझते हैं, वो उसका वो इमोशनल पॉइंट नहीं समझ पाए, जो बीइंग अ वुमेन मैंने समझा। मैं उसकी तरफ देखती रही, लेकिन आसपास उसके फादर भी खड़े थे, उसके हमारा जो मेरे सीनियर एडवोकेट है वो भी खड़े थे, और भी काफ़ी लोग खड़े थे, और वो सब उसको बोल रहे हैं कि साइन कर बेटा, जल्दी साइन कर। लेकिन उसका वो इमोशनल चीज़ कोई नहीं समझ पाया कि उसके लिए वो एक चीज़ ख़त्म हो रही है, उसके लिए एक रिश्ता ख़त्म हो रहा है। तो वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी इमोशनल रही, बिकॉज़ आजकल की दुनिया में जितना पैसे को अहमियत दी गई है, उतना रिश्तों को नहीं दी जाती। तो
लेकिन वो एंड तक रिश्ते को अहमियत देती आई, लेकिन उसकी किसी ने सुनी नहीं और आखिरकार उसका वो रिश्ता ख़त्म हो गया। और जब वो साइन करके बाहर आई तो वो बिल्कुल ही, आप कह लीजिए, एक उम्मीद छोड़ गई और बिल्कुल ही उसका शरीर ढीला हो गया, उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ जा रही है। तो वो मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था कि किस तरीके से उसका इतने 5 साल से चलता आ रहा काम ख़त्म हो गया और नाउ शी इज़ अलोन। आपको सुन के तो मैं खुद इमोशनल हो गया। ये तो चलो रोज़ की चीज़ें होती रहती, तभी कई बार डर लगता है कि कोई गलत इंसान आपकी ज़िंदगी में ना आ जाए, क्योंकि आपको आपके पेरेंट्स ये भी बोल देंगे कि ये तो सबका नसीब है, लेकिन आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है और उसकी भरपाई ना पैसे कर सकते हैं, ना किसी की सपोर्ट कर सकती है। लवलीन जी, आपने ये बड़ी इमोशनल कहानी सुनाई, मतलब किस्सा सुनाया आपने। जी, जी, जी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जी, बिल्कुल। मेरे को एक बात बताइए आप, जो फिल्मों में हमको कोर्ट रूम दिखाया जाता है और जो असली में होता है, वो क्या क्या डिफरेंस होते हैं उसमें? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप देखेंगे, जैसे अभी मैंने एग्जांपल आपको देती हूँ, जॉली एलएलबी आपने देखी होगी सबने। जी जी। तो जिस तरीके से वो चीज़ें दिखाई जाती हैं कॉमेडी में, या आप जज साहब के साथ किस तरीके से बात कर रहे हैं उस मूवीज़ में, ऐसा कुछ नहीं होता असली में। ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसे बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते जज के साथ। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है, लाइसेंस आपका कैंसिल हो सकता है अगर आप इस तरीके से बात करेंगे। हम बहुत धीरे बात करते हैं, जैसे यहाँ अगर जज साहब हैं, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो जज साहब यहाँ हैं, आप यहाँ हैं, आप चिल्ला चिल्ला कर नहीं बात करते जैसे मूवीज़ में दिखाया जाता है। और अगर आप हाई कोर्ट की बात करें या सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो काफ़ी डिस्टेंस होता है, ठीक है। जैसे यहाँ जज साहब बैठे, लेकिन उनके पास भी माइक है, आपके सामने भी माइक है, तो आपको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नो व्हाई मूवीज़ में ऐसे दिखाते हैं कि जज साहब को एक कॉमिक रोल में दिखाया जाता है मूवीज़ में, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इन रियल लाइफ जज जो आपकी पूरी अच्छे तरीके से बेइज्जती कर सकता है, आपको बहुत अच्छे तरीके से ग्रिल कर सकता है, जिस तरीके से मूवी में दिखाया जाता है कि वकील बात करते हैं। अगर आप रियल लाइफ में ऐसे बात करेंगे, आपको कभी कोर्ट के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। अच्छा लवलीन जी, आपने एक बात की, जी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जी, मैं एक चीज मानता हूँ, हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जी, बिल्कुल। आप ये मानते हो? पहले तो ये बताओ। जी, और उसकी काफ़ी आप कह लीजिए मिसयूज़ बहुत होता है। जी, मिसयूज होता है, जी। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच तो होना ही चाहिए। हाँ, वो है, वो है। वो तो बिल्कुल होना ही है। चाहिए, हाँ जी, हाँ बेसिक जी। ह्यूमन राइट है मेरे हाँ, हिसाब से। एग्ज़ैक्टली, तो एग्ज़ैक्टली। मेरा आपसे प्रश्न ये है, जी, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है जी। तो हम जज का डिसीजन गलत क्यों नहीं बोल सकते? उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों करार दे दिया जाता है? हम जज साहब के डिसीज़न को गलत बोलते हैं तभी अपील फ़ाइल की जाती है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको डिसीज़न उनका सही नहीं लगा, तो एक हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है। अगर आपको उन आप जी, समझ रहे हैं कि मैं लोअर कोर्ट्स की बात कर रहा हूँ? मैं आपसे क्लियर कर दूं, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। जी, सुप्रीम कोर्ट का जज अगर कोई, किसी को लगे कि वो गलत डिसीजन है, जी। तो अगर वो उसको बोल दे कि ये गलत डिसीजन है, तो आई थिंक उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दे दिया जाता है वहीं पे। हाँ जी, तो देखिए, आप यही चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ। एक तरीका होता है बात करने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सबको है, बट एक सलीके से अगर आप अपनी बात को रखें, तो वो उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा। हमने कई देखा है, कई एडवोकेट्स, चाहे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स हैं, वो बड़ी कई बारी बदतमीज़ी पर आ जाते हैं जज के साथ जब बात करते हैं, ठीक है? या कई बारी ऊँची आवाज़ में बात करते हैं, वो एक डेकोरम है। जो अगर आपका जो राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच जो है आपका, वो आपका एक राइट है, बट अगर आप उसे ढंग से यूज़ करें तो वो आपका राइट ही रहेगा। आपको ये भी देखना है कि आपके सामने वाला कौन सी अथॉरिटी पर है। अगर हम लॉ इस लिटिगेशन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो जज है, द हाईएस्ट अथॉरिटी इन द लॉ फील्ड। आप उनके साथ अगर आप बदतमीजी से बात करेंगे तो यस, दैट विल बी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। लवलीन जी, जी, मैंने एक चीज देखी है अपने देश में, जी, यहाँ पे इंसाफ, इंसाफ भी क्या, डिसीजंस जो होते हैं
वो अमीरों को जल्दी दिए जाते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास या गरीब है उसको कितने ही साल कोर्ट्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं। हाल ही में कुछ आई थिंक मुंबई या पुणे का कोई किस्सा था कि उसने गाड़ी चढ़ा दी थी, जी आपको पता होगा। जी जी बिल्कुल। तो उसकी 1 हफ्ते में सुनवाई हो गई थी, उसको आई थिंक पहले रिलीज भी कर दिया गया था जी इनोसेंट घोषित करके। जी तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप कहीं पे भी जाएंगे, प्रोज एंड कॉन्स हर जगह पर हैं, हर कैटेगरी में है, हर फील्ड में है। ठीक है, अगर आप प्रोफेसर्स की भी बात करें तो आपको वो प्रोफेसर्स भी मिलेंगे जो एक बच्चे का भविष्य सुधार देते हैं, लेकिन आपको कई वो प्रोफेसर्स भी मिलेंगे जो बच्चों के साथ गलत करते हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ प्रोफेसर्स एक बच्चे के साथ गलत कर रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते कि सारे प्रोफेसर्स गलत हैं। तो यही एक एग्जांपल है। जैसे अब आपने वो पुणे का आपने बताया कि ऐसे हुआ, लेकिन दूसरी ही तरफ एक केस आया था जिसमें एक ओल्ड एज कपल था, वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहे थे, तो जज खुद अपनी कोर्ट से बाहर आकर वो उनके सामने सड़क के ऊपर खड़कर उन्होंने ऑर्डर दिया था। तो कुछ अगर जजेस ऐसे हैं जो आप कह लीजिए गलत डिसीजन देते हैं, बट कुछ जजेस ऐसे भी हैं जो अच्छे डिसीजन भी देते हैं। अब जैसे हाई कोर्ट में मैंने जब प्रैक्टिस करी तो मैंने एक वहाँ पे जज को देखा, उन्होंने क्या किया, वो क्या करते हैं, उनका क्या प्रोसीजर है मैं आपको बताती हूँ कि वो वकीलों की नहीं सुनते। वो वकीलों को बोलते हैं कि आप यहाँ खड़िए, आप अपने क्लाइंट को बुलाइए, मैं क्लाइंट की सुनूंगा कि क्लाइंट क्या कहना चाहता है। तो वहाँ पे एक बुजुर्ग अंकल आए, उन्होंने ऐसे हाथ जोड़कर वो खड़े थे जज साहब के सामने, और उन्होंने बोला कि मुझे मेरी जो ज़मीन है इनको नहीं देनी है, ये मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। तो उन्होंने ओपन कोर्ट में साथ के साथ ये प्रोनाउंसमेंट दे दी, ऑर्डर दे दिया कि भाई इनकी जो ज़मीन है इन्हीं के पास रहेगी और ये नहीं दी जाएगी। उस समय वो 3 जो उनके बेटे थे वो तीनों के वकील बोल पड़े कि नहीं हमारी सुनवाई नहीं। उन्होंने बोला कि वो क्लाइंट ने बोला कि उसने ज़मीन नहीं देनी है, बात खत्म। तो ऐसे भी जजेस होते हैं कि जो गरीबों की भी सुनते हैं। नहीं, बट मैंने ऐसे तो इट डिपेंड्स ऑन मीडिया हाउ दे शो। अब जैसे एक मीडिया में आप जो मीडिया दिखाएगा, जो वो बेचेगा वही लोग खरीदते हैं, सिंपल सी बात है। नहीं, मैंने आपसे ये तो कहा ही नहीं कि सभी ऐसे करते हैं। मैंने कहा कुछ कुछ तो हैं ऐसे, जी बिल्कुल। कुछ देखिए, तो एक्चुअली मेरे हिसाब से ना वो अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहे जी हैं। जी जी बिल्कुल। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी बेसिकली। बिल्कुल। और कुछ कुछ ऐसे लोगों की वजह से लोगों का आप कह लीजिए जस्टिस सिस्टम से विश्वास भी उठ जाता है। वो गलत स्टेप ले लेते हैं कि इन्होंने क्या हमें जस्टिस दिलाना है, हम खुद ही बंदा मार देते हैं, पुलिस के पास क्या जाएंगे, हम खुद ही काम ख़त्म कर देते हैं। तो ये चीज़ है, प्रोज एंड कॉन्स हर जगह पर होंगे। जैसे मैंने आपको बोला सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। ये तो अब भी था, ये पहले भी था, राक्षस भी थे, साधु भी थे। तो वही अब के ज़माने में है। अच्छा लवलीन जी, आपने अभी कुछ देर पहले जो अपना एक्सपीरियंस एक बता रहे थे कि इमोशनल एक्सपीरियंस, जी जी उसमें आपने एलिमनी की बात की। जी मेरा आपसे सवाल ये है कि एलिमनी लीगल होनी चाहिए? जी होनी चाहिए, एलिमनी लीगल होनी चाहिए। एलिमनी क्यों लीगल होनी चाहिए? आप एक बात समझिए, यहाँ पे डाउरी इलीगल है, तो ये जी एलिमनी मेरे हिसाब से डाउरी का ही काम कर रही है यहाँ पे। देखिए, आप पहले तो डाउरी और एलिमनी में फ़र्क समझिए। जो डाउरी होती है वो आपको आप कह लीजिए कि शादी से पहले मांगी जाती है, या कई तो चलो फैमिलीज ऐसी होती है कि जी हमें तो आप 2 कपड़े के साथ अपनी लड़की भेज दीजिए। लेकिन शादी के बाद वो एक तरीके का प्रेशर होता है ऑन अ वुमेन। प्रेशराइज किया जाता है, वॉयलेंस यूज़ की जाती है, जो आई गेस वी ऑल नो एलिमनी में वॉयलेंस यूज़ नहीं होती। दैट इज़ अ लीगल राइट जो कोर्ट प्रोवाइड करती है। लड़की खुद जाकर मारपीट नहीं करने लग जाती हस्बैंड के साथ,
या उसे आग नहीं लगा देती अपने हस्बैंड को या उसकी फैमिली को, या उसको मार के जिंदा गाड़ नहीं देते, या मार कुटाई करके सड़कों पर ऐसे नहीं भेज देते अपने हस्बैंड को। तो जो दहेज है, मैंने अपनी, जैसे आप कह लीजिए मैं अभी 26 साल की हूँ, तो अभी इतना मेरे पास लीगल एक्सपीरियंस नहीं है, बट जितना भी है उतने में मैंने देखी है ये चीज़ें कि जो हस्बैंड हैं या उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो यही कहते हैं कि भाई आप कुछ मत दीजिए, चाहे लड़की वाले दे देते हैं, लड़की वाले सोचते हैं कि हम जो ये दहेज दे रहे हैं ये हमारी लड़की के ही काम आएगा, जो स्त्री धन हम बोलते हैं तो वो उसके ही काम आएगा। लेकिन शादी के बाद कुछ ही महीनों बाद ये बदल जाते हैं कि हमें हमें जैसे ज़मीन हमारे नाम पे की जाए, या गाड़ी दिलाई जाए, या मोटरसाइकिल दिलाया जाए, ऐसी जो है मांगे रखी जाती हैं। तो अगर वो मांग पूरी नहीं की जाती, अब जैसे एक लड़की के मन में ये चीज़ होती है कि अब मेरी शादी हो गई है, मेरे घर वालों ने अपना जो उनकी जिम्मेदारी थी वो उन्होंने निभा ली, और अब मैं उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी। ये काफ़ी लड़कियों की सोच है कि वो सोचती हैं कि हम अपने घर वालों को परेशान ना करें। तो जब वो प्रेशराइज हो भी रही होती है ना, वो तब भी अपने घर वालों को नहीं बताती हैं, चाहे मार कुटाई हो रही है जो भी है। कई बार तो घर वालों को तब पता चलता है जब उनकी बेटी मर जाती है। तो ये जो दहेज दहेज प्रथा है, ये बहुत ही आप कह लीजिए वॉयलेंट प्रथा है। इसमें इतना मारा जाता है, कितना कुछ नहीं होता, हमने देखा है, कितने केसेस हमने देखे हैं। लवलीन जी, मैं आपको एक मिनट रोकता हूँ यहाँ पे। जी मैं दहेज प्रथा को सपोर्ट नहीं कर रहा, जी ये तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। मैं जी जी एलिमनी के खिलाफ हूँ, मैं ये बता रहा हूँ आपसे। जी क्योंकि आपने बात बिल्कुल सही कही कि दहेज की वजह से लड़कियां मरती हैं, जी फैक्ट है जी ये, जी कई सुसाइड भी कर लेती हैं। जी बिल्कुल। लेकिन एलिमनी के साथ भी तो यही चीजें हो रही हैं। देखिए, आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 498 ए आईपीसी जब था, जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, तो उसमें उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि जो सेक्शन 498 ए है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ वेपन used by those women who knows about law। समझे आप? समझ गया, समझ तो गया। द थिंग इज, जैसे मैंने आपको बोला है कि प्रोज एंड कॉन्स हर जगह होते हैं, जो एक्चुअल में विक्टिम्स हैं दे डोंट नो अबाउट लॉस। उन्हें ये पता ही नहीं होगा कि इस इस किताब में ये चीज़ जो है हमारे राइट्स में है। अगर जितनी देर तक वो वकील के पास नहीं जाएंगे उनको नहीं नहीं मालूम होगा। उनको ये पता होगा कि अगर हमारे हमारे साथ ये गलत हो रहा है तो किसके पास जाना है, बट कई लोगों को वो भी नहीं पता होता, और अगर पता भी होगा वो जाएंगे ही नहीं। उनको इज्जत ज़्यादा ज़रूरी होती है। समझ रहे हैं ना आप? समझ रहा हूँ, मैं तो समझ रहा हूँ। आप मतलब ये कहना चाह रही कि उनको ये लगता है कि समाज क्या सोचेगा कि समाज मेरे क्या साथ ये सोचेगा हो जी, रहा है। क्योंकि आज भी हमारे देश में, हालांकि वेस्टर्न कल्चर में ये चीज़ आम है, डिवोर्स लेना एंड एवरीथिंग, बट आज भी इवन कि हमारी जो जुडिशरी है उनके लिए मैरिज जो है इट इज़ अ सेंटिमेंट, इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इट्स नॉट अ पार्टनरशिप, इट्स अ सेंटिमेंट, इट्स इमोशंस जुड़े हुए हैं। तभी आज भी जो है जुडिशरी ये सोचती है कि उनको 6 महीने का टाइम दिया जाता है जुडिशल सेपरेशन, कि अगर इनको अब भी अकल आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो लास्ट तो चलो हमारे पास ऑप्शन जब है ही। ऑप्शन है ही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो एलुमनी, देखिए मैं आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, ये मैं क्लियरली बोल रही हूँ, आई एम नॉट। आई बिलीव इन जेंडर न्यूट्रलिटी। ओके। मैंने इस पे पहले भी कॉन्फ्रेंस की हुई है अबाउट जेंडर न्यूट्रल लॉ, दैट इंडिया शुड हैव जेंडर न्यूट्रल लॉ। तो जो एलुमनी की आप जो बात कर रहे हैं, एलुमनी एक लीगल राइट है और ये रहना चाहिए, ये रहना चाहिए, पर उन लोगों के लिए जो एक्चुअल में काम नहीं कर सकती। यही अभी मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछने वाला था जी कि जो लेडीज है ही पढ़ी लिखी, जी जिन्होंने मास्टर्स डिग्री की हुई है, जी जी उनको क्यों एलिमनी प्रोवाइड की जाए? दैट यही इसी बात पे मैं आ रही हूँ कि ये चीज़ मैं वही बता रही हूँ ना, कि अब जैसे एक लॉ है, एक कोई राइट आपको बना के दे दिया, तो वो तो अब सभी यूज़ करेंगे।
जैसे आपने बताया राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच है, तो वो तो सबके लिए है। ये थोड़ी है कि अब ये पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए है या ये नहीं बोलेंगे। तो वैसी जो लॉज वुमेन राइट्स के लिए ये बनाए गए, जो वुमेन प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए, और वो जो अब मिसयूज़ हो रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक स्टेटमेंट दी हुई है, और ये हम खुद भी देखती हैं रोज़ की ज़िंदगी में कि कैसे धमकियां भी दी जाती हैं कि अगर तूने ये काम नहीं किया तो मैं तेरे खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा दूंगी। तो ये चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, और ये चीज़ पे कोर्ट को ध्यान देना चाहिए, जुडिशरी को ये बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि जब भी आपके पास कोई केस आए तो आप ये फैक्टर्स ज़रूर देखें कि जो आपने लड़के का तो आपने देख लिया कि क्या एसेट्स है, क्या लाइबिलिटीज़ है, कितनी मेंटेनेंस दे सकता है या कितनी एलिमनी वो दे सकता है, लेकिन आप ये फैक्टर्स भी देखें कि जो लड़की है वो कितनी पढ़ी लिखी है, कितना कमा रही है, क्या वो खुद अपना खर्चा चला सकती है या नहीं। अगर आपको देनी ही है, अगर आपको मतलब आप कह लीजिए ये खर्चा देना ही है, तो आप, अगर आपका बच्चा है तो हाँ आप उसको दीजिए, बिकॉज पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स अपने बच्चे के बराबर ही आप कह लीजिए करेंगे केयर, राइट। तो अगर बच्चे हैं तो हाँ फादर अपनी चाइल्ड केयर दे, वो तो आप भी नहीं मना करेंगे, नहीं, हाँ वो ये तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा, जायज, वो तो वो तो जायज चीज जायज़ है। है क्योंकि बच्चा दोनों का है। लेकिन अगर फीमेल अपना खुद का ख्याल रख सकती है तो ये फैक्टर्स जो हैं ये ध्यान में रखकर जजमेंट्स जो है पास ऑन करनी चाहिए। बिकॉज अभी मैंने रिसेंटली एक को, आई कांट रिमेम्बर कि कौन सी स्टेट की हाई कोर्ट थी, बट उन्होंने एक 88 ईयर्स ओल्ड पैरालाइज्ड पर्सन जो पिछले 30 साल से मेंटेनेंस देता आ रहा था, बिकॉज जो उसकी एक्स वाइफ थी जिसको वो मेंटेनेंस दे रहा है, उसने शादी नहीं करी कहीं और, तो वो उसको मेंटेनेंस दे रहा था, तो अब वो 88 ईयर्स का हो गया। एंड उसने हाई कोर्ट में जाके ये प्रे करी दैट कि अब मुझसे काम नहीं हो रहा है, बिकॉज आई एम पैरालाइज्ड, आई कैन नॉट वर्क, तो काइंडली मुझे प्रोटेक्शन दी जाए कि मैं अब मेंटेनेंस नहीं दे सकता, तो मेरे फेवर में जजमेंट दी जाए। बट इसमें भी हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दी कि आप चाहे 88 के हैं या चाहे आप नहीं काम कर पा रहे हैं, बट स्टिल यू हैव टू गिव द मेंटेनेंस। और एक अभी सुप्रीम कोर्ट की रिसेंटली जजमेंट आई जिसमें आफ्टर कैलकुलेटिंग द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ हस्बैंड, उसमें एलिमनी 15 लाख से सीधा 50 लाख कर दी गई। तो ये चीज़ें जज के ऊपर डिपेंड है दैट हाउ दे कंसीडर ऑल द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, तो उस हिसाब से इट ऑल डिपेंड्स ऑन द जज। बिकॉज एडवोकेट्स हैं, वो अपना 100% दे सकते हैं द आर्ग्यूमेंट्स इन प्रूविंग ऑल द एविडेंसेस एंड एवरीथिंग, वो अपने क्लाइंट को बचाएंगे, लेकिन ये जज के ऊपर डिपेंड है। लवलीन जी, जी आपसे वार्तालाप करके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। जी, थैंक यू। आप एक चीज बताइए, आपका कभी लॉ गिव अप करने का मन हुआ है? रोज होता है। रोज होता है। जब मैं लॉ कॉलेज में थी तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया मैं इंट्रोवर्ट थी, लेकिन चलो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ, लॉ कॉलेज मेरा अच्छा गया। एक होता है ना कि जब आप लॉ कॉलेज में हैं आप सोचते हैं आप बहुत बड़े वकील बन जाएंगे, आप यहाँ से जैसे ही आपने कॉलेज से पैर बाहर रखा तो अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके कदमों में ही पड़ी हैं। ये हर लॉ स्टूडेंट सोचता है। ये एक्चुअली लवलीन जी हर लॉ स्टूडेंट नहीं, हर स्टूडेंट ही सोचता ये है। हर स्टूडेंट सोचता है कि जैसे ही हम बाहर निकलेंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास भागती हुई आएंगी। तो जब मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट करी 2019 में मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट करी थी, तो उस समय जैसे हमारे जो सीनियर थे वो हमें सिर्फ कह लीजिए आप लिस्ट पकड़ा देते थे एक, कि ये केस लिस्ट है आज की, और आप कोर्ट में जाओ और डेट्स लेकर आओ। और डेट्स भी क्या, आप जज से बात नहीं कर रहे हो, आप सीधा जाके जो रीडर होते हैं, जैसे यहाँ जज साहब बैठे हैं उनकी लेफ्ट हैंड साइड पे जो पर्सन होता है वो रीडर उसको बोला जाता है, तो आप उनसे आपने जाके डेट ले लेनी है। तो आप कह लीजिए 1-1.5 महीना मैंने वही करा कि डेट्स ले रहे हैं, डेट्स ले रहे हैं। एंड मुझे ये था कि ये तो वकालत नहीं है, जैसे आपने कहा कि टीवी में जो दिखाते हैं
तो मैंने देखा कि टीवी में तो ऐसे दिखाते हैं, रियल लाइफ में तो ऐसा कुछ है ही नहीं है, ये तो हमें डेट्स लेने भेज देते हैं, या आप ये कागज़ दे आओ, या चलो जो भी है। तो उसके बाद जब मैंने उसके बाद आप कह लीजिए कि मैंने फिर यही सिलसिला जारी रखा। अपना जब लाइसेंस मुझे मिला 2022 में, मुझे लाइसेंस मिला था, उसके बाद मैंने जब प्रैक्टिस स्टार्ट करी, तब भी मुझे लगा कि अब आएंगे केसेस आएंगे, अब तो मैं वकील बन गई हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो तब भी मैंने ये एज एन एसोसिएट मैंने उन्हीं सीनियर के साथ में रही। लेकिन उस समय जैसे आप कह लीजिए हरेसमेंट तो हर जगह होती है, बीइंग अ वुमेन, तो आपको वो वकील समझते ही नहीं है। तो वो चीज़ें भी मैंने बहुत फेस करी। और फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद माय फादर ही सेड कि यू शुड गो एंड डू योर एलएलएम। तो उसके लिए डिसाइड किया गया कि यूके जाना है, यूनाइटेड किंगडम। तो मैं वहाँ गई, अपनी मैंने लॉ जो एलएलएम मैंने पूरी करी। तो मैं जैसे आप कह लीजिए जनवरी में मैं आई हूँ इन 2025। तो उसके बाद मैंने फिर से, अब मेरे लिए तो बैक टू ज़ीरो हो गया, बिकॉज़ मैं एलएलएम करने चली गई थी। अगर मैं ना जाती तो आज आप कह लीजिए 3 साल मुझे हो जाने थे इन अ लिटिगेशन। तो मैं जब वापस आई, आके मैंने हाई कोर्ट में मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी। तो वहाँ पे भी वही सेम चीज़ थी कि आप 10 बजे जा रहे हो कोर्ट, 10 बजे जा रहे हो, आपको 5 बज रहे हैं, कभी आपको 4 बज रहे हैं। फिर आप जहाँ जिस सीनियर के साथ काम कर रहे हो, उनके साथ के जो एसोसिएट्स हैं, दे आर काइंड ऑफ, आप कह लीजिए आपके साथ रूड हैं, रफ हैं। तो वो चीज़ें भी देखी। तब भी मुझे लगा दैट आई शुड गिव अप, मे बी आई डोंट हैव दैट पैशन, या आप कह लीजिए कि मे बी आई कैन नॉट बी एन एडवोकेट। तो वो चीज़ें बहुत, ये फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं, आपकी सराउंडिंग्स कैसी हैं। तो वो जो सराउंडिंग्स थी वो मुझे रोज़ फील कराती थी दैट आई शुड गिव अप। तो ऐसे होता था कि मैं कर क्या रही हूँ। एक पॉइंट पे आई वॉज सिटिंग ऑन माई बेड एंड मैं ये सोच रही थी कि मैं कर क्या रही हूँ अपनी लाइफ में, कि ये मेरी लाइफ नहीं हो सकती। कि आप 10 बजे जा रहे हो, 5 बजे आ गए, फिर 1 घंटे बाद आप शाम को ऑफिस जा रहे हो, वहाँ से आप 10 बजे आ रहे हो। दिस वॉज माई लाइफ। तो फिर मैंने हमेशा सोचा कि मुझे अपना इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करनी है। फिर मुझे था कि मुझे कहीं से तो अपॉर्चुनिटी मिले, कुछ तो, जस्ट टू शो केस माई टैलेंट। तो चलो आया, मेरे पास केस आया। तो मतलब मेरे कहने का मतलब रोज़ फील होता है कि आप, मतलब मैं गिव अप कर दूं, लेकिन फिर कोई ना कोई आपको एक हिंट, या आप कह लीजिए कोई ना कोई एक आपको ऐसी चीज़ रोक लेती है कि नहीं, अगर आज ये चीज़ हुई है, कल इससे भी अच्छा होगा। क्योंकि उस दिन जब मैं बेड पे बैठ के सोच रही थी, मेरे मदर का कॉल आया। मैंने अपनी मदर से जब बात करी एंड आई वाज लाइक, मैं बहुत धीरे, बहुत ही आप कह लीजिए होपलेस काइंड ऑफ मेरी टोन थी मेरी मदर के साथ बात करते हुए। तो उस दिन उनको फील हुआ कि ये पहली बार है कि लवलीन ऐसे बात कर रही है। और उसके उसी उसी शाम को आप कह लीजिए मुझे केस मिल गया। तो वही कहने का मतलब, जब आप रोज़ सोचोगे कि छोड़ देते हैं, बट आपको कोई ना कोई एक चीज़ होगी जो आपको कहेगी नहीं, जस्ट वेट एंड वॉच। और वही अब भी मेरे साथ वही चीज़ है। मैं रोज़ अपना काम कर रही हूँ, मैं अपना 100% दे रही हूँ। मन करता है कि इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग, बिकॉज आप हर टाइम सोचते रहते हो केसेस के बारे में। अब जैसे मैंने आपको इमोशनल मोमेंट बताया, वो एक चीज़ वो रोज़ होता है हमारे साथ। तो आपका जो आप कह लीजिए आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई रहता है हर समय। तो आप सोचते रहते हो, आप अपनी पर्सनल लाइफ भी आपकी थोड़ी डिस्टेंट हो जाती है। तो फिर भी चलो, गिव अप करने का मन रोज़ होता है, बट चल रहा है, अभी काम चल रहा है। लवलीन जी, आपने जो बात की कि हरासमेंट हमको रोज महसूस करवाया जाता है, जी। तो मेरे हिसाब से फीमेल एडवोकेट्स इसीलिए कम हैं हमारे देश में। जी, फीमेल एडवोकेट्स मैं आपको बताऊंगी कि फीमेल एडवोकेट्स बहुत हैं, बहुत है। बहुत हैं। अच्छा। जी। पर ड्यू टू मेल डोमिनेंट फील्ड, बिकॉज लिटिगेशन में आप देखिए, दूर से अगर आप सोचें, अगर आप इमेजिन भी करें,
तो आपके मन में मेल एडवोकेट ही आएगा। अगर आप एडवाइस लेने भी जाओगे, आप मेल एडवोकेट के पास जाओगे, फीमेल एडवोकेट के पास नहीं जाओगे। तो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में आप कह लीजिए फीमेल एडवोकेट इतनी नहीं है, बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहुत है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में बहुत है। बट द थिंग इज कि आप, ये स्टीरियोटाइप है कि मेल एडवोकेट्स ही अच्छे से आर्ग्यू कर सकते हैं या ओनली दे आर गुड इन प्रैक्टिस। और इसमें उनकी गलती नहीं है, इसमें हमारी गलती है, बीइंग अ वुमेन हमारी गलती है कि हम उनको ये चीज़ सोचने दे रहे हैं कि दैट वुमेन एडवोकेट्स दे कैन नॉट आर्ग्यू वेल। क्योंकि मैंने देखा, जैसे मैं अपने केस में गई, बेल केस में, तो मैंने वहाँ पे अपना पावर ऑफ अटॉर्नी दिया एंड मैं पेश हुई अब मेरे क्लाइंट की तरफ से। और मैं जब जज के सामने गई एंड देन जज सेड टू मी कि आप अपने सीनियर को बुला लीजिए, एंड आई सेड कि मैंने आर्ग्यू करना है, एंड शी लुक्ड एट मी, आप कह लीजिए ऊपर से नीचे उसने मुझे देखा, एंड शी सेड आपने करना है। तो उस पॉइंट पे इट वाज लाइक कि मैं क्यों नहीं कर सकती, राइट? तो वो चीज़ भी मेरे को थोड़ी हर्ट हुई कि उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे देख के ये चीज़ बोली कि आपने करना है, एंड आई सेड यस। तो शी सेड ओके। मैंने कहा ठीक है, चलो आर्ग्यूमेंट्स हुए और अच्छे आर्ग्यूमेंट्स हुए, मैंने काफ़ी अच्छे से आर्ग्यूमेंट किए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स रेलिवेंट जो भी थी सारी मैंने बिल्कुल लेटेस्ट आप कह लीजिए दी, एंड शी वॉज इम्प्रेस्ड। और अब भी अगर मैं आज उनकी कोर्ट में जाऊँ, जज साहब की, सॉरी टू से, जज साहब की कोर्ट में जाऊँ, शी विल रिमेंबर मी, शी रिमेंबर्स मी बाय माई नेम नाउ। और ऐसा ही सेम इंसिडेंट हुआ आफ्टर सम डेज, आई वेंट टू द लेबर कोर्ट, वहाँ पे मैंने एक केस फाइल किया और जज साहब ने जब वो केस ही वॉज लुकिंग, तो उसमें मेरा पावर ऑफ अटॉर्नी था, वकालतनामा जिसे हम बोलते हैं, एंड ही सेड टू रीडर, जो उनकी लेफ्ट साइड पे बैठते हैं, अगर हम यहाँ से देखें तो वो लेफ्ट साइड होते हैं, वैसे वो जज साहब की राइट साइड पे होते हैं, तो उनको वो बोल रहे हैं अरे ये तो इनका वकालतनामा है। तो मैंने बोला जज साहब मैं ही पेश हो रही हूँ इसमें। अच्छा आप पेश हो रही हैं, दैट वॉज हिज एक्सप्रेशन। तो ये चीज़, इसमें उनकी गलती नहीं है, इसमें हमारी गलती है बीइंग अ वुमेन, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लड़कियों को, काफ़ी फीमेल्स को, कि वो जो है वो सीनियर एडवोकेट्स को ही असिस्ट करती हैं, उनके पास अपना खुद के केसेस नहीं होते। चलो टाइम लगता है, केसेस आने में भी टाइम लगता है, बट अगर आप एफर्ट्स करोगे तो केसेस भी आएंगे। तो वो ऐसे है कि मैंने उनको देखा है कि उन्होंने वैसे पेपर पकड़ा होता है एंड दे आर जस्ट बिहाइंड द सीनियर्स, और वो डेट्स ले रहे हैं या कोई एप्लीकेशन है या कोई आप कह लीजिए एफिडेविट देना है, बस वो यही काम कर रही हैं। दे डोंट हैव दैट मच स्कोप, और मे बी उन्होंने खुद के लिए अब स्कोप लिमिट किया हुआ है। तो देर आर फीमेल एडवोकेट्स, बट वो सामने नहीं आती हैं ड्यू टू दीज रीजंस। ओके जी। लवलीन जी, आप उन लड़कियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी जो अभी लॉ करना चाह रही हैं? मैं उनको यही मैसेज दूंगी कि आपको रोकने वाले बहुत होंगे, आपको हर कदम पे ये बताया जाएगा कि लॉ इज़ नॉट फॉर गर्ल्स। मेरे सीनियर्स ने भी मुझे ये चीज़ बोली थी कि तुम क्या लिटिगेशन में जा रही हो, तुम अपना जुडिशरी का पेपर दो, जस्ट गो एंड बिकम अ जज, बिकॉज यही सोचा जाता है फ्रॉम दी फीमेल्स कि ये अपनी डिग्री कंप्लीट करें एंड उसके बाद ये जुडिशरी की तैयारी करें, उसके बाद ये जज बने या फिर कोई कंपनी में काम करें, बट नॉट इन द कोर्ट्स, बिकॉज कोर्ट्स को फीमेल्स के लिए आज भी सही नहीं समझा जाता। तो जस्ट बी कॉन्फिडेंट, ट्रस्ट योर सेल्फ, एफर्ट्स अपने पूरे लगाओ, बिकॉज मैंने कई लड़कियों को देखा है, ये 5 साल की डिग्री है, और जिन्होंने पहले ग्रेजुएशन करी है, बाद में LLB करना चाहते हैं, तो उनके लिए वो 6 साल की होगी। तो ये 5-6 साल तक जब जो है, उसके बाद आप कह लीजिए
वो एक पैशन ख़त्म हो जाता है कई लड़कियों में। उनको ये लगता है कि बहुत मेहनत है, पैसे नहीं बनते, बहुत मेहनत है, बट कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। तो अपना जो है आप 100% दो, बी कॉन्फिडेंट एंड डोंट लिसन टू एनीवन, स्पेशली टू योर सीनियर एडवोकेट्स प्लीज़। आपको बहुत कम सीनियर एडवोकेट्स मिलेंगे जो आपको एक गाइड करेंगे, एडवाइस देंगे, बट प्लीज़ आप, लेकिन जो आपके लिए बेस्ट है वो आपको ही पता है। नॉट इवन योर पेरेंट्स नो कि वट इज़ बेस्ट फॉर यू, नॉट इवन एनी अदर पर्सन नोज वट इज़ बेस्ट फॉर यू। सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, बी कंसिस्टेंट एंड पूरा अपना हार्ड वर्क कीजिए, यू विल बिकम अ गुड लॉयर। लवलीन जी, काफ़ी अच्छा मैसेज दिया आपने यूथ को जी और उन लड़कियों को भी। अच्छा, मैं ना अब आपसे, जो आपने पहले एलिमनी की बात की थी ना, मैं आप जी जी दोबारा उसी पे आने वाला हूँ। जी। मेरा आपसे सवाल ये है, आपको नहीं लग रहा कि एलिमनी की वजह से ही डिवोर्स रेट बढ़ रहा है? ये एक आप कह लीजिए वन ऑफ द फैक्टर है जो डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं ना। ये जो आपने एलिमनी बोली, दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर। आज भी डिवोर्स केसेस में इमोशनली इनकम्पैटिबिलिटी या फिर ईगो क्लैशेस, ये भी मेजर रीजन हैं, बट एक एलिमनी जो है दैट इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर। वाई? बिकॉज राइट नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर क्लास, बट जिनको ये चीज़ पता है दैट के आफ्टर अ वाइल दे कैन गेट द एलिमनी, सो उनके लिए एक बिजनेस है। तो हमारे पास, मेरे और मेरे सीनियर के पास क्लाइंट आए थे, तो उनका क्या था कि उनके पास कनाडा की पीआर थी। तो व्हाट शी वाज डूइंग, वो यहाँ से एक मेल के साथ शादी करके, लाइक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वी कैन से, और नहीं नॉर्मल मैरिज भी, तो वो उसको लेके जाती थी कनाडा। ठीक है, देन वहाँ पर कनाडा में जैसे आप कह लीजिए चले गए, तो आफ्टर अ वाइल फिर वो आते थे, जैसे उनका कोई सेटलमेंट हो गई मेल की, तो वो आती थी, डिवोर्स फाइल करती थी, और जो भी एलिमनी वगैरह लेके वो छोड़ देते थे, क्योंकि जो एलिमनी है वो ज़्यादातर म्यूचुअल कंसेंट के डिवोर्स केसेस में होता है। तो वो उनसे जैसे एलिमनी ली, उसके बाद वो नेक्स्ट बकरा ढूंढती थी कि अब अच्छा, अब इसको भी बाहर जाना है, मैं इसको लेके जाऊंगी। तो ये काइंड ऑफ एक बिजनेस बना हुआ है कि उसने इस तरीके से करते करते उसने 3 घर बना लिए लुधियाना में। एक उसने अपने ब्रदर को गिफ्ट कर दिया। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ, आप कह लीजिए आजकल की डेट में इट्स अ बिजनेस, बट जैसे मैंने आपको बोला है दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ अ वेपन फॉर दोज हु नोज द लॉज। जो जिनको एक्चुअल में एलिमनी की ज़रूरत है, वो वो औरतें हैं जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, जो खुद के लिए इतना नहीं कमा सकती, खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए वो नहीं कमा सकती, या जो सोचती हैं कि अब हमारा तलाक हो गया, अब हम अपने पेरेंटल होम नहीं जा सकते, राइट? तो वो कहते हैं कि हम कहीं अलग रह के अपनी नई लाइफ स्टार्ट करें, तो वो लाइफ स्टार्ट करने में भी टाइम लगता है। तो उन लड़कियों को या उन फीमेल्स को एलुमनी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, बट आजकल ये बिजनेस बना हुआ है। बिकॉज मैंने एक अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में आई गेस ये चीज़ हुई कि लड़की ने लड़की ने ये ज़िद कर ली कि अगर ये मुझे इतनी पर्टिकुलर इन करोड्स, शी सेड, मुझे इतनी एलिमनी देगा, ओनली देन आई विल गिव हिम डिवोर्स, अदरवाइज आई विल नॉट। तो इट्स ऑल अबाउट मनी। आज की जनरेशन थिंक्स अबाउट मनी, और उसी के कारण जो है डिवोर्स केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, बिकॉज ऑल दे एवर थिंक इज़ अबाउट मनी। वो हर रिश्ते से कैसे पैसे निकलें, वो चीज़ आजकल चल रही है। तो मे बी दैट्स वाई इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर कि डिवोर्स केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये जो आपने अभी बात की कि पैसे की वजह से ही झगड़े बढ़ रहे हैं बेसिकली, जी जी ये मैंने ना ये चीज़ देखी कि ये भाइयों में भी बहुत होता है, जी भाइयों फैमिलीज में, जी। कि प्रॉपर्टी मेरी है, प्रॉपर्टी मेरी है। इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? इसमें
कई बारी भाइयों की भी गलती नहीं होती, पेरेंट्स की गलती होती है। ओके। चलो पेरेंट्स की नहीं होगी तो दादा दादी की होती है। फेवरेटिज्म इज वन ऑफ द फैक्टर ड्यू टू विच सिबलिंग्स फाइट। अगर आपके पेरेंट्स ने या आपके दादा दादी ने ये शो करा हो कि हम बड़े बेटे को ज़्यादा प्यार करते हैं, या वो जो बोलेगा वो पत्थर की लकीर है, और छोटे को ये महसूस कराया जाए कि तेरा ओपिनियन भी मैटर नहीं करता, सो वो फेवरेटिज्म जो है वो एक वन ऑफ द मेजर फैक्टर कि आज की जनरेशन के जो सिबलिंग्स हैं दे फाइट ओवर मनी, ओवर प्रॉपर्टी, एनीथिंग। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, को उस जैसे आप लगा लो एक घर है, आप उस घर में बड़े हुए हो, ठीक है, आपने फेवरेटिज्म उसी घर में देखा है, राइट। तो जब उसको बांटने की बारी आई तो ये बोल दिया गया कि बड़ा बड़ा बेटा है, उसने बहुत जिम्मेदारियां संभाली हैं तो उसको हम ज़्यादा देंगे, छोटे भाई को कम देंगे। तो उस समय ये चीज़ हो जाती है, फिर वो छोटा बोलेगा कि आपने तो शुरू से ही इसको ज़्यादा दिया है, इसके पुराने कपड़े मैं पहनता था, इसके पुरानी किताबों से मैंने पढ़ा है, मुझे कभी भी कुछ नया नहीं मिला। तो ये चीज़ें भी जो है वो एक वन ऑफ दी मेजर फैक्टर है कि वो लड़ते हैं। उनको ये होता है कि हमेशा मैं ही क्यों, राइट। और ये चीज़ हो जाती है, एक एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी, आपने जैसे पूछा कि भाई भाई के रिश्तों में भी ये चीज़ है, तो दूसरी एक ये चीज़ हो जाती है कि कई बारी कोई कहता है कि मैंने ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है इस फैमिली के लिए, मैंने ज़्यादा इमोशनली आई एम इन्वेस्टेड इन दिस फैमिली। तो वो चीज़ें ये बहुत मेजर फैक्टर प्ले करती हैं जब कोई भी, आप कह लीजिए, कोई भी चीज़ को बांटने का टाइम आता है। तो अगर आपके घर में फेवरेटिज्म हुआ है तो वो आगे जाके बहुत ही, आप कह लीजिए, एक वर्स्ट सिनेरियो क्रिएट कर देता है आपकी फैमिली में। ओके। जी लवलीन जी, ये बात आपने बड़ी अच्छी की अभी कि जी फेवरेटिज्म ही आगे जाके लड़ाइयों का कारण बनता है। जी बिल्कुल। ओके। लवलीन जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। जी मैंने ना आज की यूथ में एक चीज देखी है, जी वो लॉ को ना बहुत बोरिंग समझती है। मानते हो ये बात आप? जी और तब तक बोरिंग समझती है जब तक कोई मुसीबत उन पे खुद पे नहीं आन पड़ती। जी बिल्कुल। तो ये माइंडसेट हम चेंज कैसे कर सकते हैं? देखिए, हम किसी का माइंडसेट तो चेंज नहीं कर सकते। आप उन्हें जितना मर्जी समझाएं, उन्होंने करना तो वही है जो वो सोचते हैं। जो लॉयर्स हैं, जो इस फील्ड में हैं, जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, हाँ, अगर वो लॉ को बोरिंग समझते हैं देन दैट इज़ द मैटर ऑफ कंसर्न। बिल्कुल। फिर आप किसी को क्या ही प्रोटेक्शन दिलवा पाओगे अगर आप खुद ही लॉ को बोरिंग समझेंगे। तो लेमैन, मैंने जैसे पहले भी बोला कि जो एक लेमैन है, जो एक नॉर्मल इंसान है, जो आम आदमी है, जो एक दुकान चला रहा है या एक अपनी 9 to 5 जॉब कर रहा है नॉर्मल, उनके लिए लॉ बोरिंग ही रहेगा। वो पहले भी बोरिंग था, वो बाद में भी बोरिंग ही रहेगा, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव अ लॉट इन देयर प्लेट। अब वो बैठ के लॉ को भी वो चीज़ इंटरेस्टिंग बनाए, दैट इट कैन नॉट हैपन बिकॉज लॉ इज समथिंग वेरी वास्ट। हाँ, लेकिन अब ये चीज़, अगर जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, यही चीज़ उनको ध्यान में रखनी है कि अगर वो लॉ उन्होंने अगर चूज़ करी है, अगर उन्होंने सोचा कि हम लॉ स्टूडेंट्स बने, लॉ स्टूडेंट्स से आगे हम वकील बने, अगर हमने वकालत भी करनी है, तो दे हैव टू इन्वेस्ट देमसेल्व्स इन दैट फील्ड, ओनली देन वो आगे लोगों को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोगों का माइंडसेट नहीं चेंज कर पाएंगे, बिकॉज वो उनके लिए जब तक मुसीबत नहीं आएगी, जैसे आपने बोला है, उनको कोई लेना देना नहीं है। अब अगर कोई अस्पताल में क्या चल रहा है, लोगों को कोई लेना देना नहीं है जब तक वो खुद अस्पताल में एडमिट नहीं हो जाते।
उनको बस सोल्यूशन चाहिए। अगर किसी को हार्ट डिजीज़ है तो वो अपना हार्ट डिजीज़ का इलाज करवाने जाएगा, वो ये नहीं देखेगा कि इलाज कैसे करेंगे। तो लेमैन और जो वकील हैं उनकी ज़मीन आसमान का फ़र्क है सोच में। तो ये चीज़ मैं दोबारा कहूँगी कि हाँ, जो वकील हैं, जो इस फील्ड में हैं, बस वो लॉ को बोरिंग ना समझें। बाकी अगर बोरिंग समझते हैं तो समझने दें। वी कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट। अच्छा लवलीन जी, कभी आपके दोस्तों ने ऐसे मजाक में बोला है अबे यार इससे मत बहस कर, ये केस कर देगी? हर दूसरे दिन होती है ये चीज़ मेरे साथ। हर दूसरे दिन होती है। अब जैसे मेरी मतलब जिस मोहल्ले में मैं रहती हूँ वहाँ पे 5-6 लड़कियाँ हैं। तो जैसे हम एक साथ कभी कभार जैसे बैठ जाते हैं तो वो कई बारी पॉलिटिक्स की अगर कोई बात हो गई या कोई लॉ की बात हो गई जो उन्हें नहीं पता, लेकिन वो फिर भी कर दी उन्होंने, और वो चीज़ मुझे फिर हिट करती है कि ये इन्होंने गलत बोला। तो जैसे हम बहस कर रहे हैं तो मैं जैसे बताती हूँ कि नहीं ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं, आपको क्या पता, ऐसे भी बोल देते हैं। तो मैंने कहा मुझे कैसे नहीं पता होगा, मैं इसी फील्ड में हूँ। तो साथ वाले ऐसे बोल देते हैं, कह रहे मत मत बहस कर, कि बहस मत कर, ये तेरे पे केस कर देगी। तो कई बार मैं भी ऐसे जैसे मजाक में बोल देती हूँ, अगर कोई जैसे हम 5-6 लड़कियाँ ऐसे बैठी हैं तो वो मुझे बोल देते हैं कि भाई अरे आपको क्या पता, आप तो ना समझो। तो मैं ऐसे कई बार हंसकर बोल देती हूँ कि मैं तेरे पे डेफामेशन का केस कर दूंगी, या मानहानि जिसको हम बोलते हैं, कि मैं वो केस कर दूंगी। तो ये चीज़ मेरे साथ होती रहती है। हाँ, लेकिन इसके अलावा मेरे साथ ये भी होता है कि फ्री एडवाइस बहुत लेते हैं। जैसे आप कह लीजिए इंस्टाग्राम पे मेरे दोस्त मुझे मैसेज कर देंगे कि अगर ये चीज़ होगी हमारे साथ तो हम इससे बाहर कैसे निकलें। तो मैं भी चलो दे देती हूँ एडवाइस कि क्या हो गया, चलो दोस्त हैं, अब क्या ही कर सकते हैं। बट हर बात पे अगर आप बार बार लीगल एडवाइस ऐसे लोगे तो वो भी अच्छा नहीं लगता। बट हाँ, मेरे साथ ये बहुत चीज़ होती है, जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, जो मेरी रिक्वेस्ट में पढ़े उन्होंने भी क्वेश्चंस करे होते हैं कि आप हमें इस चीज़ पे लीगल एडवाइस दे दीजिए। तो ये चीज़ बहुत होती है, बहुत ज़्यादा। लवलीन जी, एक जो चीज है सुप्रीम कोर्ट जो है ना, जी वो जैसे लाइव स्ट्रीम करती है जो उनकी हियरिंग चल रही होती है, जी तो ये चीज लोअर कोर्ट्स में भी होनी चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर ये चीज हो गई तो ट्रांसपेरेंसी अच्छी हो जाएगी लोगों के प्रति। जी, वैसे तो लोअर कोर्ट्स में ये चीज़ है कि कोई भी आके बैठ के सुन सकता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या है ना, ऐसे नहीं चलता जैसे सुप्रीम कोर्ट में है। आपके केस की लिस्टिंग होती है, आपको बताया जाता है कि आपका ये केस इस नंबर पे है। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें ये है कि आप जब मर्जी जाके आप अपना नंबर देखते हो कि इस नंबर पे मेरा केस है। आप जाके जैसे तो कोई अगर आपने डॉक्यूमेंट देना है तो आप वो रीडर को दे देते हो। कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करानी है तो वहाँ स्टीनो स्टीनो टाइपिस्ट आप कह लीजिए, वो बैठे होते हैं, आप उनसे अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा लेते हो। या अगर आपको आर्ग्यूमेंट्स करने हैं या कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे कंसिडरेशन है, कोई बहस है, छोटी बहस आप कह लीजिए, तो वो आप सीधा जाके जज के साथ आप बात कर लेते हो। तो अगर आप उस चीज़ की लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते, बिकॉज आप देखिए ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरीके का सिस्टम है, वो लाइव स्ट्रीम नहीं हो सकता। क्योंकि आप जब मर्जी जाके आपने अपना केस का पूछ लिया, ठीक है, वहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि टर्न आपकी टर्न आएगी देन यू विल गो। तो उस चीज़ का लाइव स्ट्रीम होना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। वाई? बिकॉज इट्स ऑलरेडी ओपन फॉर पब्लिक। क्योंकि पब्लिक भी आती है कई बार, आपका जैसे एडवोकेट नहीं आ पाया तो कई बार जैसे कोई डेट लेनी है या कोई आपने एप्लीकेशन भी पकड़ानी है तो वो क्लाइंट खुद ही दे आता है, अगर कई बार एडवोकेट नहीं है। तो ट्रांसपेरेंसी तो है, ऑलरेडी है, कि पब्लिक इज अलाउड टू कम। सो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी पॉइंट फॉर लाइव स्ट्रीम ओके फॉर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। लवलीन जी, हमारे जो इंडियन कोर्ट्स हैं जी इनमें 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हैं अभी। जी तो आपके हिसाब से ये प्रॉब्लम बड़ी है, बड़ी प्रॉब्लम है ये, जी जी तो इसको सॉल्व करने के लिए कोई आप सोल्यूशन बता सकती हैं? जी, इसका तो सोल्यूशन यही है
कि जो काफ़ी सालों से जो केसेस पेंडिंग पड़े हैं उनको प्रायोरिटी पे रखा जाए। उनको कितनी जल्दी मतलब उनको निपटाना है आप कह लीजिए, तो उन पुराने केसेस को प्रायोरिटाइज करके उनको ख़त्म करके फिर आप आगे आगे के जो है केसेस उन पे आप चलें। अब जैसे मैंने हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी ऐसे है कि जो काफ़ी लॉन्ग टर्म केसेस पेंडिंग पड़े हैं, जो अब की जो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द जजेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, क्योंकि कुछ एडवोकेट्स हैं ऐसे जो जानबूझ के भी केस लटकाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम। तो वो जानबूझकर भी आपका कई बार केस लटकाते हैं। जैसे आज कोई एप्लीकेशन दे दी, अब उसका हम वेट करेंगे रिप्लाई आएगा, फिर वो रिप्लाई नहीं दिया तो फिर जज जो है नेक्स्ट डेट डाल देते हैं। अब वो जज पे डिपेंड है, वो नेक्स्ट डेट ना डालें, वो कहें कि नहीं मुझे आज ही रिप्लाई चाहिए, या उसी दिन ही आप वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो है रिप्लाई लेने के बाद आप अलाउ या डिसमिस कर दीजिए। तो दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द जजेस कि वो किस तरीके से उसको जल्द से जल्द ख़त्म करें। लेकिन मैंने अब अपने काफ़ी कोर्ट्स में ये चीज़ देखी है, जो लॉन्ग टर्म केसेस पड़े हैं, जजेस आर क्वाइट सीरियस अबाउट देम। वो देखते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ आजकल नहीं दे रहे हैं टू दी एडवोकेट्स। वो उनको बोलते हैं या तो आज आप ये पर्टिकुलर स्टेज जो है, जैसे डिफेंडेंट एविडेंस हो गया या आर्ग्यूमेंट्स पे है, या तो आप आज कर दीजिए, अदरवाइज वी विल क्लोज दी केस या डिसमिस कर देंगे हम केस। तो ये चीज़ मैंने लाइक इन पास्ट फ्यू ईयर्स मैंने देखी है कि दैट जजेस आर नाउ टेकिंग द ओल्ड केसेस वेरी सीरियसली। बट हाँ, जैसे 5 करोड़ से ज़्यादा अगर केसेस पेंडिंग है, इट विल टेक टाइम, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द जजेस कि अगर जजेस ने अपना रोल सीरियस लेकर, रादर देन गिविंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू द एडवोकेट्स, अगर वो स्पीडी जजमेंट्स अगर देते हैं, तो जो जो रेट है उसका, जो 5 करोड़ से, वो कम ज़रूर होगा। लवलीन जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, जी लेकिन मैं ऐसे सोचता हूँ कि जजेस की कमी की वजह से भी ये केस बढ़ रहे हैं, कि हमारे जी सिस्टम है जो, उनमें जजेस की कमी है काफ़ी। जी आप मानते हैं ये बात? जी जी ओके, अब जजेस की अगर कमी की बात आई है, तो मैं आपसे कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बात करना चाहूँगा। जी आप पहले एक बार दर्शकों को कॉलेजियम सिस्टम एक्सप्लेन कर दीजिए, काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होगा। जी। तो जो कॉलेजियम सिस्टम है, दैट इज़ ये प्रिवेल करता है इन दी हायर जुडिशरी, in Supreme Court and in High Courts, not in the lower courts. Lower courts के लिए you have to pass the civil services exam, जुडिशरी एग्ज़ाम आपको जो है वो पास करने होते हैं। बट इन सुप्रीम कोर्ट और इन हाई कोर्ट्स, उसमें जो है एक आपकी अथॉरिटी बनी हुई है, इन विच देयर आर आई गेस 5 members इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो वो जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन से जज को प्रमोट किया जाना चाहिए और किसको नहीं किया जाना चाहिए। तो दैट इज़ व्हाट कॉलेजियम सिस्टम इज़। बेसिकली सिंपल भाषा में बोला जाए तो कॉलेजियम सिस्टम एक जज अपनी काबिलियत के बेस पर नहीं होता अपॉइंट, एक ग्रुप के डिसीजंस के बेस पर होता है। जी बिल्कुल। तो आपको ये चीज नहीं लगती ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेपोटिस्टिक है? देखिए, बनाया तो ये इसीलिए ही गया था कि हम अच्छे जजेस को जो है अपॉइंट करें, बिकॉज जो आप जैसे मैंने बताया कि लोअर कोर्ट्स में आपको सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। तो कई बार क्या होता है, जो बुक वॉर्म होते हैं, जिन्हें पता है कि हम रट्टा मार के या पढ़ के वो पेपर क्लियर कर सकते हैं, तो लोअर कोर्ट्स में वही आ जाते हैं। चलो अब तो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल हो गया, दैट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। लेकिन ऊपर जो हाई अथॉरिटीज़ हैं उनमें यही होता है कि दैट दे नीड एक्सपीरियंस्ड जजेस, नॉट दोज जो अभी मतलब एग्ज़ाम क्लियर करके आए हैं। तो वो चीज़ एक बेनिफिट के लिए ही बनाई गई थी। जो कॉलेजियम सिस्टम है, दैट वाज मेंट टू बी टू अपॉइंट गुड जजेस इन दी हायर अथॉरिटीज़। जो आर्टिकल 124 है,
आर्टिकल 124 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है विद द कंसल्टेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड जो आर्टिकल 217 है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट अपॉइंट्स हाई कोर्ट जजेस विद द कंसल्टेशन ऑफ गवर्नर एंड जो चीफ जस्टिस है। तो इसमें 3 केसेस हुए थे, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस एंड थर्ड जजेस केस। ये बहुत ही एक आप कह लीजिए प्रॉपर लॉ में हम चलेंगे, बट ये थ्रू दीज केसेस ही ये एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी बनाई गई थी। लवलीन जी, मैं आपसे बस ये बात पूछना चाह रहा हूँ सॉरी कि ये जो सिस्टम है जी, ये सही है कि गलत है? बस आप एक शब्द में बताइए। ये बना सही था पर अब गलत है। देखिए मैं बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकती, जो चीज़ सच है सच है। बनाई गई थी फॉर द बेटरमेंट। अब भी कहीं ना कहीं सम स्फेयर्स ये बेटर ही है, बट इसको यूज़ किया जा रहा है। वाई? बिकॉज एक तो इसमें काफ़ी लूप होल्स हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ठीक है, अगर आपने कोई जज अपॉइंट किया है इन द सुप्रीम कोर्ट और इन द हाई कोर्ट, तो उसकी कोई रिटर्न रिपोर्ट नहीं है जो पब्लिक को अवेलेबल हो। ओके, ये बात मेरे को नहीं पता थी। जी, तो कोई रिटर्न रिपोर्ट नहीं दी जाती दैट व्हाई दिस पर्टिकुलर जज हैज़ बीन अपॉइंटेड। सो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इज देयर, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ठीक है, आपने अब जैसे अगर फेवरेटिज्म या नेपोटिज्म में आपने किसी जज को हायर कर लिया, देन हु इज़ अकाउंटेबल फॉर दैट? नो वन। ठीक है, और तो इस ये 2 पर्टिकुलर फैक्टर्स के कारण जो है कोलिजन सिस्टम जो है दैट इज नॉट इन अ गुड बुक्स वी कैन से। तभी इसी वजह से जो ये सिस्टम है ये इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। दैट इज द मेजर रीजन सॉरी व्हाई, बिकॉज लोगों को नहीं पता दैट हाउ एंड व्हाई दिस पर्टिकुलर जज हैज बीन अपॉइंटेड। लवलीन जी, जी एक मैं आपसे प्रश्न और पूछना चाहता हूँ। जी अगर कोई 2 जाने मैरिज करने वाले हैं, जी तो कोई आप ऐसा लीगल स्टेप बता सकते हैं कि वो कभी स्किप ना करें? जी, दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ देयर मैरिज। अपनी मैरिज को प्लीज़ रजिस्टर कराया करें, बिकॉज़ जैसे आपने अपनी मैरिज रजिस्टर करवाई है, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ स्टैम्प, लीगल स्टैम्प कि आप शादीशुदा हो। और वो एक तरीके से आपको बेनिफिट देगा इन फ्यूचर कि अगर आपको आपके जो राइट्स हैं वो आपके प्रोटेक्ट रहते हैं। जैसे इनहेरिटेंस राइट हो गए आपके, या एलिमनी बिकॉज अगर आप डिवोर्स केस भी फाइल करते हो, इन द वर्स्ट केस आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर आप डिवोर्स केस भी फाइल करते हो तो उसके लिए यू हैव टू प्रूव दैट यू वर मैरिड, राइट? तो उसके लिए आपकी मैरिज जो है वो रजिस्टर होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जैसे बाहर जाना है, आपको स्पाउस वीज़ा लगवाना है, देन वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ योर मैरिज दैट प्लेज अ वेरी क्रूशल रोल। तो अपनी मैरिज को ज़रूर रजिस्टर करवाएं। लवलीन जी, मेरा ना मैरिज से रिलेटेड ही आपसे एक और प्रश्न आ रहा है। जी जैसे कि इंडियन लॉ में मैंने जहाँ तक पढ़ा है या सुना है, जी कहा जाता है कि अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज करता है जी तो सरकार उनको 2.5 लाख, पता नहीं 3.5 लाख कुछ प्रोवाइड करती है। दैट वॉज बेसिकली इन हरियाणा, ओके। not in whole India. I guess it is a Dr. Ambedkar intercaste assistance scheme, जिसमें 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, आउट ऑफ विच 1,50,000 इज़ फॉर सेविंग्स एंड बाकी जो बचे वो हाउस होल्ड एक्सपेंसिस के लिए हैं। एंड इसमें ये चीज़ है दैट वन स्पाउस मस्ट बी फ्रॉम शेड्यूल कास्ट। तो ये स्कीम जो है दैट इज़ इन हरियाणा टू प्रमोट द कम्युनल हार्मनी, कि जैसे डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए ये जो स्कीम है ये इंट्रोड्यूस करी गई थी इन हरियाणा। जी लवलीन जी, जी आपसे पहले तो वार्तालाप करके मेरे को बहुत अच्छा लगा आज। जी, थैंक यू। अब हम हमारे पॉडकास्ट के
आखिरी सवाल पर आ चुके हैं। जी जी आपने कुछ देर पहले बात की थी जेंडर न्यूट्रल की। जी आपके हिसाब से जेंडर न्यूट्रल लॉज हमारे देश में होने चाहिए? जी बिल्कुल होने चाहिए जी। वाई बिकॉज देखिए मैं यहाँ पे किसी के फेवर में नहीं हूँ, ना मैं किसी के खिलाफ हूँ। द थिंग इज जेंडर न्यूट्रल लॉ होना बहुत ज़रूरी है इंडिया में। वाई बिकॉज इफ जो लड़कियां हैं, इवन आई आई एग्री दैट कि बहुत गलत होता है लड़कियों के साथ। इवन आई हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट वी कैन नॉट इग्नोर कि जो मर्द हैं, men, they don't face anything. We cannot ignore that thing because just because of अभी वो एक बीज है, पेड़ नहीं बना, so we cannot ignore that seed is there. अगर आपको ये चीज समझ आए कि वो अभी एक सीड है। मेरे को आपकी बात समझ में नहीं आ रही। जी। आप अभी क्या बोल रहे थे कि मेन को नहीं फेस होता? क्या समझ नहीं आई मेरे मेन भी फेस करते हैं, को। ओके बट जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव एनी लॉज टू प्रोटेक्ट देम, ओके वो चीज सामने नहीं आती। ओके राइट, बिकॉज जैसे मैंने अभी बोला कि एक बीज है, वो भी एक छोटा सा पौधा बन गया है। जैसे आजकल हम केसेस देख रहे हैं कि लड़कों को कैसे मारा जा रहा है, और जैसे नीले ड्रम में उनको काट के बॉडी पार्ट्स एंड एवरीथिंग। तो द थिंग इज कि हमें हमारी मेंटेलिटी इसमें चेंज करने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वाई बिकॉज अगर यही सेम चीज़ एक लड़की के साथ हुई होती, वैसे हुई है लड़कियों के साथ बहुत कुछ हुआ है, बट इस सिनेरियो में अगर लड़की के साथ होती तो अब तक कैंडल मार्च हो जाता। लेकिन लड़के के साथ हुआ तो उसका मीम बन गया। इंस्टाग्राम पे इतने उस पर्टिकुलर चीज़ पे मीम्स बने हैं। नीला ड्रम देख के आजकल लड़के घबरा रहे हैं एंड दे आर लाफिंग ऑन दिस थिंग्स, राइट। और एक पर्टिकुलर एक केस हुआ जिसमें एक 16-year-old बॉय वाज सेक्सुअली असॉल्टेड बाय हिज टीचर। ये बात मैंने भी पढ़ी है जी। तो उसमें उनको बेल ग्रांट हो गई। ठीक है, बेल ठीक है, सर्कमस्टांसिस देखे जाते हैं, ठीक है, ऑफेंस देखा जाता है, बट चलो बेल ग्रांट होगी। अभी बरी तो चलो नहीं हुई है वो, अब ट्रायल चलेगा, दैट इज़ अ सेपरेट इशू, बट बेल ग्रांट हो गई। वाई वो बेल क्यों ग्रांट हुई, वो रीज़न जो जज साहब ने दिया, इट शुड बी कंसीडर्ड। वाई बिकॉज उन्होंने ये चीज़ लिखी दैट वाज अ कंसेंशुअल रिलेशनशिप। कंसेंशुअल रिलेशनशिप था, विद कंसेंट हुआ जो हुआ। ओके तो वो रीज़न देकर उन्होंने बेल दे दी जज साहब ने। मैम मेरे को एक बात बताइए आप, जी ये जो केस हुआ था जी ये बच्चे के पेरेंट्स ने किया था? हाँ, उन्होंने किया था। ओके तो फिर ये बात सामने कैसे आई कि ये कंसेंशुअल था? मैं वही तो बात कर रही हूँ ना, दैट इट वाज मेंशन्ड कि उनके मैसेजेस एक्सचेंज हुए थे। ओके राइट, बट द थिंग इज अगर आपने पॉक्सो एक्ट बनाया है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, अगर आपने वो चीज़ बनाई है, दैट इज़ फॉर ईच एंड एवरी चाइल्ड। आपने उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। पॉक्सो केसेस में विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन अगर कोई फीमेल इन्वॉल्व है, अगर कोई माइनर फीमेल चाइल्ड इन्वॉल्व है, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन यू अरेस्ट द पर्सन, राइट। तो अब इसमें एक लड़का था 16 years, माइनर ही है, कम्स अंडर पॉक्सो, इजंट इट, बट उसमें उनको आपने बेल ग्रांट कर दी बाय स्टेटिंग कि ये कंसेंशुअल रिलेशनशिप था। बल्कि पॉक्सो में ये चीज़ लिखी गई है दैट इवन इफ इट इज़ कंसेंशुअल, लेकिन अगर एज माइनर है, इट डजेंट मैटर कि वो कंसेंट थी या नहीं थी। अगर एज माइनर है लड़के की या लड़की की और उसके साथ कोई ऐसी चीज़ होती है तो दैट इज़ एन ऑफेंस। तो मतलब जज साहब ने भी इसमें ये चीज़ लिख दी कि ये विद कंसेंट हुआ। हाउ कैन यू राइट दैट, बिकॉज दैट कम्स अंडर पॉक्सो।
तो मेरे कहने का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में इस बेस पे होती है कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रोया नहीं करते, मर्द के साथ क्या ही हो जाएगा। जो ये पर्टिकुलर केस हुआ, इसमें जब ये सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुआ इस केस के बारे में, तो लोगों ने काफ़ी आप कह लीजिए स्टूपिड कमेंट्स लिखे हुए दैट द बॉय मे बी इंजॉयड इट, वो तो खुश हुआ होगा। सो दीज काइंड ऑफ कमेंट्स। तो आप ये चीज़ देखिए ना कि आप अपनी मेंटेलिटी को देखिए कि अगर किसी लड़के के साथ कुछ गलत होगा भी, सो यू विल थिंक दैट it doesn't matter because maybe boy wanted it, right? So article 14 of Indian constitution, it gives right to equality. Article 15 says that no one should be discriminated on the basis of sex, religion, caste, color. Article 21 states that right to privacy with liberty, and you have the right to have a dignified life. तो ये चीज़ें राइट टू इक्वलिटी या डिस्क्रिमिनेशन, ये चीज़ें कहाँ चली जाती हैं जब लड़कों के साथ कुछ गलत होता है, तो तब ये चीज़ें कहाँ चली जाती हैं। अभी अगर आप देखिए सुसाइड रेट जो है, आई गेस 2 years बैक व्हेन आई सर्च्ड ऑन इट, तो इंडिया में सेक्सुअल हरेसमेंट के कारण जो मेन सेक्शन में जो सुसाइड्स हुई, दैट वाज 13 पॉइंट समथिंग। बट जस्ट बिकॉज ऑफ वो 13% है, कैन यू निग्लेक्ट इट? इट इज निग्लेक्टेड। वी हैव पॉश एक्ट इन द इन वी कैन से कॉर्पोरेट सेक्टर में, वी हैव प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन। बट व्हाट अबाउट मेन? लड़कों के साथ भी होता है। आप ये अब आप देखिए कि इतने केसेस हो गए हैं कि मारा गया, लड़के को मार दिया, या किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, उसके बेस पे आपने अपने हस्बैंड को मार दिया, राइट? तो ऐसी चीज़ें काफ़ी केसेस हो रहे हैं, बट ये केसेस मीम बन रहे हैं। देयर इज़ अ लेडी कॉल्ड निकिता, आई गेस, उसके हस्बैंड ने लाइव सुसाइड अटेम्प्ट की। yes. 2-3 दिन उसके बारे में बात हुई है, आफ्टर दैट नो वन टुक इट सीरियसली, राइट? और अगर आप देखें एनजीओज टू प्रोटेक्ट मेन्स राइट, देयर वेरी फ्यू। आप गूगल कर लेना, अब चाहे अभी आप मेरे सामने गूगल करें, देयर विल बी 2 or 3। आप गूगल पे ये सर्च करिए लॉज टू प्रोटेक्ट वुमेन, देयर विल बी मोर देन 20+ बेयर एक्ट्स लॉज जो सिर्फ वुमेन को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड इफ यू गूगल फॉर मेन, देयर इज नन, देयर इज 0, कुछ भी नहीं है। सो द थिंग इज कि जस्ट बिकॉज ऑफ अभी वो प्रॉब्लम एक पौधा है, पेड़ नहीं बना, यू कैन नॉट इग्नोर इट। और जेंडर न्यूट्रल लॉ इंडिया में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? जेंडर न्यूट्रलिटी, मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ दैट जेंडर न्यूट्रलिटी या जेंडर न्यूट्रल लॉ डज नॉट मीन कि हम जो फीमेल लॉज हैं उनको नीचे कर रहे हैं, या हम फीमेल्स को ऑप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। दे बोथ शुड बी इक्वल। तो आई गेट इट कि जो फीमेल लॉज बने थे दैट वर टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, और जो भी आजकल जो पहले होता था आज भी हो रहा है, वो चीज़ें प्रोटेक्ट करने के लिए था। लेकिन नाउ वी नीड लॉज टू प्रोटेक्ट मेन एज वेल, और वो जेंडर न्यूट्रलिटी में आना चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक अबाउट जेंडर न्यूट्रलिटी। क्या बात है लवलीन जी, थैंक यू। आपकी बातों ने ना मेरा दिल खुश कर दिया। पहले तो आज मैं आपको ये बता दूं। थैंक यू आपको कैसा लग रहा है पॉडकास्ट पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। इट फील्स लाइक दैट आज मैं अपने व्यूज एक्सप्रेस कर पा रही हूँ प्रॉपर, तो आई एम फीलिंग गुड। अगर आप कुछ और भी कहना चाहते हो तो आप कह सकते हैं, वरना हम मेरे तो क्वेश्चंस हो गए खत्म अभी के लिए। नो दैट्स ओके। दैट्स इट। जी Okay. जी जी। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा
तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और जिन लोगों को लॉ के बारे में कम नॉलेज है, प्लीज़ उन लोगों को ये पॉडकास्ट ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर आपको लॉ के रिलेटेड कोई और क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। उन कमेंट्स के ऊपर हम एक और पॉडकास्ट कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल एक और बिल्कुल। पॉडकास्ट करेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच जसकरण, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाया। एंड जो आपने मुझे क्वेश्चंस पूछे दे वर रियली इन माय माइंड, और मैंने आज अपने आप को एक्सप्रेस किया। आई एम रियली फीलिंग वेरी गुड एंड आई होप कि इन फ्यूचर भी हम कभी दोबारा पॉडकास्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस। एंड कोई भी आपको क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जैसे उन्होंने बोला है, एंड वी विल टॉक अबाउट इट।